गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रुकमणी का जो है एनसीईआरटी एवं सीक्रेट कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो है इसमें जीव विज्ञान के सारे सार उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, या रेलवे हो या एसएससी हो या बीसीएससी हो, ठीक है, या यूपीएससी हो, ठीक है, ये सारे एग्ज़ामों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है साथ में जो है 700 प्लस से अधिक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो है दिया हुआ है। तो ये बोल सकते हैं कि रुकमणी का एनसीईआरटी नोट्स है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस बुक को हम लोग अच्छे तरीक़े से देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंटेंट दिया हुआ है। इसमें जो है कंटेंट्स में आपका जीव विज्ञान का परिचय, विभिन्न शाखाओं के बारे में दिया, सजीव की संरचना, कोशिका विभाजन, यानी सारे टॉपिक को यहाँ पे जो है इन्होंने कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग देखेंगे आपको जीव विज्ञान के परिचय में विभिन्न शाखाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं जीव विज्ञान के बारे में दिया हुआ और टॉपिक है आपको जीव विज्ञान का परिचय में विभिन्न शाखाएं। जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अर्थ ध्यान रखेंगे। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ या जीवन। और लॉजिस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। नेक्स्ट आपका है इसमें जीव विज्ञान का वर्गीकरण कौन किया था? तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण में जंतु विज्ञान का जो है जंतुओं का अध्ययन के लिए जनक कहलाते हैं अरस्तु इसके जनक कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उनकी तस्वीर। उसके बाद जो है वनस्पति विज्ञान या पेड़ पौधों का अध्ययन के लिए जिनके जनक है थियोफ्रेस्टस है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस के भी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी शाखाएं क्या क्या है। इसको जूम कर लेते हैं और अच्छा तरीक़ा से। तो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के और उनके जनक के बारे में दिया है। तो आइए हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान यानी जायोलॉजी का भी जनक है अरस्तु। तो ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है लीवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है लीवेनहॉक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जीवाणु विज्ञान के जनक हैं लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक है लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। रुधिर परिसंचरण के जनक हैं विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण के जनक हैं विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन के जनक है हुगो डी व्रीजा। उत्परिवर्तन के जनक है हुगो डी व्रीज। कवक विज्ञान के जनक है एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटन डी बेरी हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है जूलियस सैक्स। पादप शरीर एवं क्रिया विज्ञान के जनक है जूलियस सैक्स, इनका नाम ही है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के जनक है कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग के जनक है कार्ल लैंडस्टीनर, यानी रुधिर जो ए बी और ओ दिए थे कार्ल लैंडस्टीनर, ध्यान रखेंगे। वर्गीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक है कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पे कैरोलस लिनियस के बारे में ध्यान रखेंगे। वर्गीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। उसके बाद आधुनिक वनस्पति विज्ञान पूछे तो भी कैरोलस लिनियस ही ध्यान रखेंगे। अंतःस्राव विज्ञान के जनक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। अंतःस्राव विज्ञान के जनक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेडल। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेडल। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं टी.एच. मार्गन। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? टी.एच. मार्गन है। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति विज्ञान
विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बीरबल साहनी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी विज्ञान के जनक हैं पॉल बार्ग। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी विज्ञान के जनक है पॉल बार्ग। शैवाल विज्ञान के जनक है विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान के जनक है विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है MOP अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है MOP अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा है। औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस है। औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस है। नेक्स्ट है जीवाश्मिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो लियोनार्डो द विंची। जीवाश्मिकी विज्ञान के जनक है लियोनार्डो द विंची। सूक्ष्मदर्शिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटीना वान ल्यूवेनहॉक है। जीन चिकित्सा के जनक कौन है? तो एंडरसन है। जीन चिकित्सा के जनक एंडरसन है। नेक्स्ट दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एंथोलॉजी के जनक कौन है? तो पुष्प। एंथोलॉजी में क्या होता है? वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। एंथोलॉजी जो है किसकी शाखा है? तो पुष्पों का अध्ययन की शाखा है। डेंड्रोलॉजी किसकी शाखा है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन की शाखा है डेंड्रोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी किसकी शाखा है? तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक से ही ध्यान रखेंगे, ये आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर क्या है? सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन। जेनेटिक्स का अध्ययन को बोला जाता है अनुवांशिकी विभिन्नताओं का अध्ययन। जेनेटिक्स में अनुवांशिकी विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। अनुवांशिकी ये अनुवांशिकी है, देखिएगा यहाँ पे ये अनुवांशिकी है, तो इसमें पैतृक लक्षणों का संतति में पहुँचने का अध्ययन होता है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुँचने का अध्ययन होता है। उसके बाद जो है हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन। प्लांट मार्फोलॉजी में पादपों का आक्रिय संरचना। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन। माइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी में औषधियों पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी में फसलों पादपों का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन होता है। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन होता है। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन होता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दिया हुआ है यहाँ पे। तो एनाटॉमी में शरीर में विविध अंगों की संरचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन होता है। एंडोक्रोनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। एम्ब्रोलॉजी में भ्रूण संवर्धन का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन होता है। बायोनिक्स में यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन जो जीवित पदार्थों की भांति कार्य करते हैं। हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है, ध्यान रखेंगे। हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है। उसके बाद है हेर्मेटोलॉजी में आपको उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। एंडेंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। उसके बाद
पैथोलॉजी में रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है सजीवों की संरचना। तो सजीवों की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सजीवों की संरचना। तो देखते हैं, कोशिका के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले। तो कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा तथा इनको कोशिका कहा। रॉबर्ट हुक 1665 में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और इनको क्या कहा? कोशिका कहा। एक प्रकार की छोटी संरचनाएं होती हैं जो मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती है। प्रत्येक जीव की शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनी होती है, यानी प्रत्येक जीव की शरीर जो है सूक्ष्म इकाइयों की बनी होती है जिन्हें कोशिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म इकाइयों यानी सूक्ष्म कोशिका की बनी होती है जिन्हें कोशिका कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कोशिका जो है किसकी इकाई है, तो जीवों का मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक द्वारा अवलोकन की गई कोशिकाएं मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक जो कोशिकाओं का अध्ययन किया था या अवलोकन किया था वो मृत कोशिकाएं थी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक, ध्यान रखेंगे, ल्यूवेनहॉक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका का अध्ययन किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। अब कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी, ध्यान रखेंगे, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी। कोशिका से संबंधित विज्ञान को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा है, तो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनस है, क्लेमाइडोमोनस है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनस एक कोशिका जीव हैं। वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं या मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, तो इस चीज़ को देख लें। तो एनिमल सेल में भी एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो है एनिमल सेल में जो है मेम्ब्रान होता है, मेम्ब्रान। उसके बाद जो है एनिमल सेल में जो है राइबोसोम होता है, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, श्वसन, ठीक है, जिसको बोला जाता है कोशिकाओं का, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है कोशिकाएं जिससे श्वसन लेती हैं। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्मा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा जो है एनिमल कोशिका में होता है। उसके बाद जो है इतना सारे ध्यान रखेंगे। अब आइए प्लांट सेल में क्या अलग होता है, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल में होता है, प्लाज्मा प्लांट सेल में होता है, राइबोसोम भी प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्मा भी होता है। लेकिन सेल वाल जो है, सेल वाल या कोशिका भित्ति, ये जो है आपको प्लांट सेल में होता है। उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के किस में होता है, तो प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल भी जो है किस में होता है, तो वैक्यूल भी आपका प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक कोशिकीय जीव में सभी जीव क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं जनन शरीर की एक कोशिका द्वारा ही की जाती है। परंतु बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं जिन्हें उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अगर कोशिका समूह मिलते हैं तो उन्हों क्या कहते हैं, उत्तक या टिश्यू कहते हैं।
कोशिका सिद्धांत उसके अपवाद। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो मैथियस स्लीडिन या थियोडर स्वान ने 1838 से 39 में इस सिद्धांत के विषय में बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, कौन बोला था? तो मैथियस स्लीडिन और थियोडर स्वान ने बोला था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सेल थ्योरी निम्न है। तो सेल थ्योरी के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की भली भांति इकाई है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। कोशिका आनुवांशिक इकाई है क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं एवं नई कोशिकाओं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विषाणुओं में कोशिकाएं रचना ही नहीं होती। विषाणुओं में कोशिकाएं रचना नहीं होती है। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते और सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता है। जैसे जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, नील हरे शैवाल में और केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में विस्तृत रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर के बारे में दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें जो है कोशिका झिल्ली होती है, ये भित्ति होता है। ठीक है। हरित लवक जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। रिक्तिकाएँ जो है एक या दो बड़ी रिक्तिकाएँ इसमें होता है पादप कोशिका में, लेकिन रिक्तिकाएँ जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित होती है। तरक्काय ये जो है अनुपस्थित होती है पादप कोशिका में लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। गल्जिकाय कम विकसित होती है। गल्जिकाय जो है पादप कोशिका में कम विकसित होती है, विकसित एवं सक्रिय होती है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट आप देखते हैं संचित भोजन मंड के रूप में पादप कोशिका में होता है और संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जंतु कोशिका में होता है। तो जंतु कोशिका में जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादप में जो है संचित भोजन मंड के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे, मंड के रूप में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका की संरचना। एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। कोशिका की संरचना में कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। कोशिका कला के बारे में देखते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है जो कोशिका के घटकों के बाहरी वातावरण से अलग करती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 7 m से लेकर के 10 m तक होता है। यह त्रिस्तरीय आवरण है। कोशिका कला लचीली होती है। और कार्बनिक अणुओं जैसे फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका किसकी बनी होती है? ध्यान रखेंगे, फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसमें जो है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर को कोशिका के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उतना हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, उतना सारी चीज़ों को हम लोग नहीं देखते, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका में प्रवेश करने वाले वे बाहर जाने वाले पदार्थ पर नियंत्रित रहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो क्या करता है, कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है कोशिका झिल्ली। कोशिका कला कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली चयनात्मक
परागम्य झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? चयनात्मक परागम्य झिल्ली। यानी कोशिका में जो फायदे वाली चीज़ है उसको ही आने जाने देती है, ठीक है, या जो नुकसान है उसको बाहर निकाल देती है, तो इसी को बोला जाता है चयनात्मक, यानी चयन करती है। चयनात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं कोशिका झिल्ली को, ठीक है, या कोशिका कला को। यह जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा पौधे इसी झिल्ली से प्राशन के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक बार और देखते हैं। यह जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है, जीव द्रव्य की भी सुरक्षा करती है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा पौधे इसी झिल्ली से प्राशन के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, और पौधे जो है इसी के द्वारा जो है प्राशन के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है सेल वाल के बारे में। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है, निर्जीव परत है, ध्यान रखेंगे। कोशिका भित्ति कैसी है? तो एक निर्जीव परत है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो पादप कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अधिकांश से सेल्यूलोज पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखेंगे हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिका से विभेदित किया जाता है। इसमें सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? तो सेल्यूलोज प्रदान करता है, यानी कोशिका भित्ति प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। प्रासरण द्वारा जल अवशोषण के गुण केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रासरण द्वारा जल अवशोषण का गुण केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यानी जीवित पादप में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है, नहीं रहती है उसमें। अब आइए देखते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य को प्रोटो, इसे जीवन की भौतिक आधार कहा जाता है। तो जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है, ठीक है। हक्सले के अनुसार, किसके अनुसार? तो हक्सले के अनुसार। प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य को दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और नाभिक के द्रव्य। कोशिका द्रव्य और नाभिक की द्रव्य। नाभिक के द्रव्य यानी निकोप्लाज्म, कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले द्रव्य को नाभिक के द्रव्य कहते हैं। उसके बाद है आपका कोशिका द्रव्य के बारे में देखते हैं, साइटोप्लाज्मा। कोशिका में कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं हैं, कोशिकांग तथा निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है। तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे आदमी में कौन सी कोशिकाएं होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यू से याद रखेंगे, यू यानी तुम या आप, ठीक है। तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। एक ही जीव के विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग
हो सकती है। एक जीव के विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जिन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। तो जिन कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनमें इनकी संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर, ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नाम वैज्ञानिक ने 1880 में किया था, ठीक है। और नामकरण बेंदा ने किया था। नामकरण कौन किया था, बेंदा ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था और नामकरण बेंदा ने किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चेम्बर, मैट्रिक्स, डीएनए, इसमें डीएनए, उसके बाद AF1 पार्टिकल और क्रिस्टेट होता है इसमें, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। नेक्स्ट है आपको माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी बाह्य झिल्ली चिकनी एवं समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर अंगुली के समान वलन निकले होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स में 65 या 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड तथा 0.5% RNA पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड, 0.5% जिससे प्रतिशत RNA पाया जाता है। इसमें मैट्रिक्स में ही कोशिकीय श्वसन होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। यह ग्लूकोज वायवीय श्वसन के उपरांत ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न करता है। यह ग्लूकोज वायवीय श्वसन के उपरांत ATP के रूप में उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में DNA एवं राइबोसोम भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है और राइबोसोम भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि केंद्रक के अलावा DNA जो है, DNA किस में उपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित DNA के कारण यह अपने अधिकांश भाग का निर्माण स्वतः कर लेता है। DNA के कारण यह अपने अधिकांश भाग का निर्माण स्वतः कर लेता है, इसलिए इसे स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों की ऑक्सीकरण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। अब है आपका लवक के बारे में देखते हैं। ये पदार्थ पादप कोशिकाओं में होते हैं। लवक किस में होते हैं, तो पादप कोशिकाओं में होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। इसमें वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक को पहला हरित लवक कहते हैं, दूसरा वर्णिक लवक या औंड़ी लवक भी आदि प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक या औंड़ी लवक आदि प्रकार के होते हैं। हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों में को क्रमशः बाह्य झिल्ली या अंत झिल्ली कहते हैं। अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा, ध्यान रखेंगे, अंत घिरे हुए तो पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होते हैं जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड दो प्रकार से विन्यासित रहते हैं। इसमें तस्तरीय समान थाइलेकाइड सिक्के के चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना कहते हैं तथा दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड को इंटरग्रेनम कहते हैं। दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड को इंटरग्रेनम कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एवं पीठक में प्रवेश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में DNA एवं राइबोसोम भी पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं औंड़ी लवक के बारे में।
अम्लीय लवक ये वर्णक विहीन तथा रंगहीन लवक होते हैं जो पौधे के अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषण न करने वाले भागों जैसे जड़ एवं भूमिगत तना में पाए जाते हैं। तो अम्लीय लवक जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो जड़ एवं भूमिगत तना में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अम्लीय लवक। ठीक है, ये मुख्यतः अमीनो अम्ल के वाष्यीय अम्लों में परिवर्तन करते हैं। ये अमीनो अम्लों को कैसे करते हैं, वाष्यीय अम्लों में परिवर्तन करते हैं। वर्णीय लवक सामान्यतः पुष्पीय पादपों की पुरानी पत्तियां तथा फलों में पाए जाते हैं। कैरोटीन युक्त वर्णक होते हैं जो पत्तियों एवं फूलों के विभिन्न रंग प्रदान देते हैं। तो कैरोटीन युक्त वर्णक होते हैं जो पत्तियों एवं फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हरित लवक में उपस्थित अन्य वर्णक। कैरोटीन यह नारंगी रंग का वर्णक है। कैरोटीन जो है कैसा रंग का वर्णक है, तो नारंगी या ऑरेंज रंग का वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्लोरोफिल से अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का संचारण करता है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, ये संचारण करता है। जैंथोफिल यह पीले रंग का वर्णक है जो पत्तियों में उपस्थित होता है। यह सूर्य के प्रकाश के उस तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करने में सक्षम होता है जिससे हरित लवक अवशोषित नहीं कर पाता है। यह वर्णक सूर्य के हैं। जैंथोफिल वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, कैंथा जेनेथिन, जिया जेनेथिन तथा ल्यूटीन। इन वर्णकों को एंटी ऑक्सीडेंट्स भी माना जाता है। अब आपका है लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया था। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। इसमें कणीय द्रव्य भरा होता है जिसमें कई जल अपघटनी एंजाइमें पाई जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो लाइसोसोम क्या है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम स्थित होता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, आत्मघाती या कोशिका का आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ध्यान रखेंगे, खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदुरा अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तथा यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो खुरदुरा पे जो है राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है। तो चिकनी पे क्या होता है, तो राइबोसोम का अभाव होता है। यह वसा एवं लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका गल्जिकाय का निर्माण करते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका गल्जिकाय का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका का यहाँ फिगर दिया हुआ जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो खुरदुरा वाला भाग है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है जो चिकना वाला भाग है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम के बारे में।
इसकी खोज क्लाइड ने की एवं पैलेड ने इनको राइबोसोम नाम दिया। तो इसका खोज कौन किया था? तो क्लाड ने किया था और पैलेड ने इसका राइबोसोम नाम दिया था। ध्यान रखेंगे, यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अब है आपको गल्जी काय या गल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गल्जी काय में आस्य रिक्तिकाएँ एवं कुंडियाएँ तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। यह कोशिका में शर्करा प्रोटीन एवं पेक्टिन के संश्लेषण का श्रवण का कार्य करती है। उसके बाद है आपको ताराकाय। इसकी खोज वान वेंडेन ने की थी। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक तारकाय में 2 तारा केंद्र होते हैं तथा दोनों तारा केंद्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तारकाय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतुओं का निर्माण करते हैं। यह शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करते तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कासाभिका एवं पक्षभा का आधार बिंदु भी बनाती है। अब है आपको रिक्तिका या भैकुल। ध्यान रखेंगे रिक्तिका या भैकुल के बारे में। कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती है। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टेनोप्लास्ट कहते हैं। सामान्य रूप से रिक्तिका में उपस्थित द्रव की कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिका को स्फीत ध्यान रखेंगे बनाए रखती है तथा जल एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। अब है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह महत्वपूर्ण कोशिकांग है। साधारणतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं। मानव की लाल रक्त कणिकाएं एवं पादप की चलनी नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। तो ध्यान रखेंगे मानव की लाल रक्त कणिकाओं में और पादप की चलनी नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक गोलाकार एवं मध्य में तथा पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रिका छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य के माध्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। केंद्रक में तरल केंद्रकद्र द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं को क्या कहते हैं? तो केंद्रिका कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश संरचनाएं का जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है। केंद्रक जो है क्या है? कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है। गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए के बने होते हैं। तो गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। डीएनए में ही जीन पाया जाता है। तो डीएनए में ही जीन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे दिया है
डीएनए के बारे में दिया है, तो डीएनए का फुल नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। सजीव कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए पाया जाता है। पादप वायरस में डीएनए का अभाव होता है, इसमें केवल राइबोस न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो पादप में ध्यान रखेंगे राइबोस न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी सिर्फ आरएनए पाया जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की तरह व्यवहार करता है। फ्रेडरिक माइस्चर ने सर्वप्रथम डीएनए को मावाद कोशिका के केंद्रक में खोजा था तथा इस पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में इसे न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए होता है, और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए होता है। डीएनए मुख्य रूप से सभी कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में भी स्थित होता है। प्रतिकृत कोशिकांग में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एवं पादपों के हरित लवक में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है में भी, और हरित लवक ध्यान रखें, पादप में हरित लवक और जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए की संरचना द्विसूत्री होती है। डीएनए की संरचना क्या होता है? द्विसूत्री या डबल हेलिक्स मॉडल होता है। जीवाणु भोजी वायरस में डीएनए एक सूत्री होता है। जीवाणु भोजी वायरस में डीएनए एक सूत्री होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए लंबे एवं तंतु समान होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में ये आकार में छोटे या वृत्ताकार प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं डीएनए का रासायनिक संगठन। डीएनए रासायनिक दृष्टि से डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, अर्थात डीएनए का न्यूक्लियोटाइड स्वयं 3 रासायनिक पदार्थों के संयोजन से बनता है। इसमें पेंटोज, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। पेंटोज शर्करा डीएनए की संरचना में मुख्यतः रासायनिक पदार्थ पेंटोज शर्करा होती है। यह शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। पेंटोज शर्करा 5 कार्बन युक्त होती है। पेंटोज शर्करा जो 5 कार्बन युक्त होती है, इसकी तीसरे एवं 5वें कार्बन से फास्फेट समूह एवं प्रथम कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होते हैं। फास्फोरक अम्ल से फास्फेट समूह प्राप्त होते हैं। डीएनए तंतु में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा को परस्पर बांधकर रीढ़ खंभ बनाता है। नाइट्रोजन क्षार कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस, यह एक विलयन संरचना होता है, अर्थात इसकी संरचना में एक बेंजाजीन वलय होता है। यह 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमिन एवं यूरोसिल। तो ध्यान रखेंगे ये ठीक है। नाइट्रोजन क्षारक जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारका। प्यूरिन नाइट्रोजन द्विलीय संरचना होती है। इसकी संरचना में एक बेंजीन वलय तथा दूसरा इमिडाजोल वलय होता है। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वाइनिन। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वाइनिन। डीएनए की संरचना में पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक का तीसरा कार्बन पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से बंध द्वारा जुड़ता है। इस प्रकार प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक का 9वां कार्बन पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से बंध द्वारा जुड़ता है। डीएनए निर्माण में रासायनिक यौगिकों की समायोजन प्रक्रिया, इसके निम्न 4 चरण है डीएनए का। तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण, डीऑक्सीराइबोस शर्करा का अणु एक नाइट्रोजन क्षारक से संयोजित होकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का एक अणु नाइट्रोजन क्षारक से संयोजित होकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन क्षार के आधार पर न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक दिया हुआ है यहाँ पे एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइनिन। ठीक है, तो एडिनिन जो है न्यूक्लियोसाइड से यानी डिऑक्सी एडेनोसिन्स और न्यूक्लियोटाइड्स में डिऑक्सी एडेनोसिन्स मोनोफास्फेट होता है। थाइमिन में डिऑक्सी थाइमिडीन और न्यूक्लियोटाइड्स में डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट होता है। साइटोसिन में न्यूक्लियोसाइड्स में डिऑक्सी साइटिडीन होता है और इसमें होता है डिऑक्सी साइडिडिलिक होता है। ग्वाइनिन में डिऑक्सी ग्वानोसिन होता है और इसमें डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट होता है। अब है आपका न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण। न्यूक्लियोसाइड्स से फास्फेट समूह संयोजित होकर न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं जिसे उपयुक्त सारणी में दर्शाया गया है। ठीक है, पीली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इनके न्यूक्लियोटाइड्स लंबे क्रम में परस्पर संयोजित होकर डीएनए तंतु का निर्माण करते हैं। इस तंतु को पीली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं। अब है आपका डीएनए अणु का निर्माण। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर जुड़ी रहती है। इस समय दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारक दुर्बल हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। एक श्रृंखला का एडिनिन दूसरी श्रृंखला के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ी रहती है। इस प्रकार साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा ग्वानिन से जुड़ी रहती है। इसमें दोनों श्रृंखलाएं सर्पिलकार से रूप से जुड़ी रहती है। इसमें विपरीत श्रृंखलाएं में इस तरह एक सीढ़ी समा सर्पिलकार संरचना डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का व्यास 20 डिग्री होता है एवं एक घूर्णन की लंबाई 34 डिग्री होता है। प्रत्येक हेलिक्स में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दोनों तंतुओं के शर्करा अणुओं के बीच दूरी 11 डिग्री होता है। यह सर्पिलाकार होता है। डीएनए का कार्य, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे। वर्क ऑफ डीएनए, यह सजीव आनुवांशिक नियमन एवं संश्लेषण को नियंत्रित करती है। यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। सजीव कोशिकाओं के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण की सूचना भी प्रदान करती है। यह कोशिका में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को पर नियंत्रण रखता है। डीएनए ही आरएनए की निर्माण करता है, तो डीएनए ही जो है आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए में स्वयं द्विगुण क्षमता पाए जाने के कारण जनन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, सामान्य रूप से डीएनए में, ठीक है, ए, टी, जी और सी की मात्रा हर प्रजाति में अलग होती है। प्रत्येक प्रजाति में ए का मोलर मात्रक टी का मोलर मात्रक के समान तथा जी का मोलर मात्रक सी का मोलर मात्रक के समान होता है। अर्थात ए बराबर टी, जी बराबर सी तथा ए प्लस जी बटे टी प्लस जी। तो यह अनुपात भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई काम का ये चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं डीएनए की पुनरावृत्ति। डीएनए की पुनरावृत्ति डीएनए द्वारा नए डीएनए पुत्री डीएनए का निर्माण डीएनए की पुनरावृत्ति रिफ्लेक्शन डुप्लीकेशन कहलाता है। यह पुनरावृत्ति अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होता है क्योंकि इनमें बनने वाला एक सूत्री नया एवं एक सूत्री पुराना होता है। एक सूत्री क्या होता है? नया होता है और एक सूत्री पुराना होता है। इस विधि का प्रयोगिकी सत्यापन मेसलसन एवं स्टॉल ने किया था। तो कौन किया था? तो मेसलसन एवं स्टॉल ने किया था। डीएनए का संश्लेषण 5 या 3 दिशा में होता है। यह पुनरावृत्ति दो दिवसीय होता है जिसमें पश्च दिशा में पुनरावृत्ति अंशतः होता है जिससे प्राप्त खंड ओकोजाकी खंड कहलाता है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह एक सूत्री तथा इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। तो ये पूछ लेता है आप। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है लेकिन डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आरएनए में प्यूरिन एवं पिरामिडिन का अनुपात 1:1 नहीं होता है। आरएनए में अंततः अणु के माध्य युग्मत पाई जाती है। आरएनए को स्थिरता प्रदान करता है।
मुख्यतः आरएनए पादप वायरस जैसे टीएमवी वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस एवं कुछ जंतु वायरस, रियो वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। आरएनए के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आरएनए कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है ट्रांसफ़र आरएनए। पहला क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए। यह कुल आरएनए का 10 से 15% भाग होता है। इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए को क्या कहा जाता है? घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए की संरचना का 3D मॉडल या क्लोवर लीफ मॉडल, ध्यान रखेंगे 3D मॉडल या क्लोवर लीफ मॉडल होले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका आकार ककोलोर लीफ जैसा एल आकार में मुड़ा हुआ है। ये 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड से बने सबसे छोटे आरएनए होता है। अमीनो अम्ल संलग्न स्थल 3 सिरों में पाया जाता है। इसका कार्य अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य या प्रोटीन संश्लेषण स्थल में आरएनए कोडन तक लाना है। इसका जीवन का लंबा अनुवाद में बार बार उपयोगी एंटीकोडीन उपस्थित होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब है आपको मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। यह सबसे बड़ा आरएनए है। यह कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसका जीवन काल बहुत छोटा, कुछ मिनटों या कुछ घंटों तक का होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसका कार्य डीएनए से आनुवांशिक सूचना ग्रहण कर उसका अनुवाद में प्रयोग करना तथा अर्थात संदेश वाहन होता है। इसके अणु का आकार रैखिक होता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एचएनआरएन, ठीक है, का निर्माण होता है जो कि एक्सोन एवं इंट्रोन का अक्रियकारी युक्त होता है। अतः एचएनआरएनए में एमआरएनए प्राप्त करने के लिए इंट्रोलर को अलग किया जाता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में एसएनओ आरएनए, एसएनआरएनपी, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स द्वारा इंट्रोल को हटाया जाता है। आइए देखते हैं जो काम की चीज़ें हैं उसको ध्यान रखेंगे। तीसरा दिया हुआ है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए यह कुल आरएनए का 80% होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के समय में काम होता है। इसके अणु अत्यधिक कुंडलित होते हैं। इसका जीवन का लंबा अनुवाद में बार बार प्रयोग होता है। यह संरचनात्मक यानी राइबोसोम का निर्माण एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सामान्य डीएनए द्विसूत्री तथा लेकिन इतना 17 सूत्री होता है। उसी प्रकार समानता आरएनए एक सूत्री होता है, लेकिन रियो वायरस घाव अर्बुद वायरस से द्विसूत्री होता है। अब यहाँ से दिया हुआ है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। डीएनए का पुनरावृत्ति होती है जिससे 2 समान डीएनए बनते हैं। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनता है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का अनुवादन ट्रांसलेशन से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिक ने किया था। ठीक है, फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि एमआरएनए में cDNA का निर्माण हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो केंद्रीय सिद्धांत का अपवाद है। इसे वोल्टमीटर एवं टेमिन नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया HIV वायरस में पाई जाती है। उच्च श्रेणी के जीवों में डीएनए रेखीय, जबकि निम्न श्रेणी के जीवों में डीएनए गोलीय होता है। गुणसूत्र के बारे में दिया है, तो गुणसूत्र देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, गुणसूत्र का नामकरण वेल्डेयर ने किया था। ये केंद्रक में उपस्थित होता है। गुणसूत्र की अनुवांशिकी गुणों का माता पिता संतानों युग्मकों को माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। युग्मकों में विभिन्न गुणसूत्रों का केवल एक प्रतिरूप होता है, जिसे अणुगुणित या जीनोम कहते हैं। कायिक कोशिकाओं में इसे दो प्रतिरूप होते हैं, जिसे द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। लिंग गुणसूत्र, ये लिंग निर्धारण करते हैं एवं
ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स ध्यान रखेंगे, लिंग गुणसूत्र ये लिंग निर्धारित करते हैं। ऑटोसोम्स ये नर एवं मादा में समान रूप में होते हैं। तो ऑटोसोम्स, तो गुणसूत्र दो होते हैं, लिंग गुणसूत्र और ऑटोसोम्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ प्रमुख जीवों पौधों के गुणसूत्रों की संख्या, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होता है, ठीक है। मच्छर में, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मधुमक्खी में 16 से 32 होता है, मेढक में 26 होता है, खरगोश में 44 होता है, बिल्ली में 38 होता है, बिल्ली में 38 होता है, चंपांजी में 48 होता है, मनुष्य में 46 होता है यानी 23 जोड़े, कुत्ता में 78 होता है, कबूतर में 80 होता है और घोड़ा में 64 होता है। तो इसको याद करिएगा, ये पूछ लेता है। एक बार और देख लेते हैं। मच्छर में 6 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मधुमक्खी में 16 से 32 होता है, मेढक में 26 होता है, खरगोश में 44 होता है, बिल्ली में 38 होता है, चंपेंजी में 48 होता है, मनुष्य में 46 होता है, मनुष्य में 46 होता है और कुत्ता में 78 होता है, कुत्ता में 78 होता है, कबूतर में 80 होता है और घोड़ा में 64 होता है। नेक्स्ट है मटर में 14 होता है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14, प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, नींबू में 18 से 36 होता है, तंबाकू में 48 होता है, आलू में 42 होता है। तो आलू में कितना होता है? आलू में 42 होता है, गेहूं में 42 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं। कोशिका चक्र या सेल्स साइकिल देख लेते हैं इसको। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्था को कोशिका चक्र कहते हैं। अंतरावस्था, ठीक है, अंतरावस्था, इस अवस्था में कोशिका उन सभी पदार्थों का निर्माण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। इसमें 3 अवस्थाएं होती है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। देख लें, प्रथम वृद्धि काल, प्रथम वृद्धि काल यानी G1 फेस। इस प्रावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने पर 30 से 40% समय लगता है। इसमें प्रावस्था में कोशिका वृद्धि करती है एवं डीएनए संश्लेषण के लिए अत्यावश्यक प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण भी करती है। संश्लेषी काल एस फेज, इस प्रावस्था में कोशिका चक्र का पूर्ण होने का 20 से 30% का समय लगता है, 20 से 30% का समय लगता है। इस अवस्था में प्रत्येक डीएनए की एक प्रति तैयार हो जाती है। द्वितीय वृद्धि काल G2 फेस, इस प्रावस्था में कोशिका चक्र का पूर्ण होने का 10 से 20% समय लगता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण होता है। अब विभाजन देख लेते हैं। अब दिया है विभाजन प्रावस्था एम फेस, इस प्रावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 5 से 10% समय लगता है। इस प्रावस्था में केंद्रिका के विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन से 2 संतति कोशिका बन जाती है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में दिया है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है, ठीक है। ओमनिस सेलुला, ई सेलुला और रिपीट वैकर के अनुसार पूर्ववर्ती कोशिकाओं के मृत कोशिकाएं या मदर सेल या जनक कोशिकाएं भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं को मृत कोशिकाएं कहा जाता है या मदर सेल या जनक कोशिकाएं भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा की गई कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का नवीकरणीय हो जाता है। प्रत्येक बहुकोशिकीय सजीव कोशिका निषेचित अंडज के बारंबार कोशिका विभाजन से ही बनती है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार, ठीक है। कोशिका विभाजन के प्रकार देख लें। कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाले पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं, तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
पहला है असूत्री विभाजन। असूत्री में ध्यान रखेंगे जिसमें गुणसूत्रों की कमी होती है, ठीक है, सूत्री यानी गुणसूत्रों की कमी होती है। यह विभाजन सामान्य रूप से अविकसित एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, जैसे कवक, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, अस्थियो कोशिका या डब्ल्यूबीसी में भी असूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें कोशिका के केंद्रक में संकुचन होता है, जिससे दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, इसमें एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे असूत्री में क्या होता है, तो एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, यानी एक कोशिका से जो है दो पुत्री कोशिका का ही सिर्फ निर्माण होता है असूत्री में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब है आपको समसूत्री, ठीक है। समसूत्री विभाजन काई के कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है, तो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन सामान्य रूप से विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। इसमें एक जनक कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित होती है। तो एक जनक कोशिका जो है दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है तथा संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होता है, ठीक है। तो जनक कोशिका के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे समविभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन से निर्मित पुत्री कोशिका मृत संरचना की होती है। मृत कोशिका के समान संरचना होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। अंतरावस्था को देखें। अंतर अवस्था दो कोशिका विभाजन के बीच की अवधि को अंतरावस्था कहा जाता है। दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो अंतर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उन सभी पदार्थों का निर्माण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। केंद्रक विभाजन इस प्रावस्था में केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है। इसे चार भागों में बांटा जाता है। पूर्वावस्था केंद्रक के गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं। दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमीटर की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक कला या केंद्रिका लुप्त हो जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तारकाय विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। अब है आपका मध्य अवस्था या मेटाफेज। तुर्क रेशों का बनना एवं तुर्क के मध्यवर्ती क्षेत्रों में गुणसूत्रों का विन्यास इस पूर्वावस्था का मुख्य घटनाएं हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक तारक केंद्रक से तारक किरणें निकलती रहती है। ये किरणें मिलकर तर्क रेखाओं का निर्माण कर देती है। गुणसूत्र केंद्रक के परिधि से तुर्क का मध्यवर्ती क्षेत्र और गमन करके तुर्क तंतु पर इस प्रकार अभिव्यस्त हो जाती है कि उनके गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमीटर मध्यवर्ती भाग में स्थित रहे और गुणसूत्रों की भुजाएं ध्रुवों की ओर अभिनवस्त्रे रहे। अब है आपका पश्च अवस्था। इस अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रोमीटर में विभाजन से गुणसूत्र दो क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्री में टूट जाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड को अपना सेंट्रोमीटर मिल जाने से यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। इसे पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था में पुत्री गुणसूत्र एल भी आई आकार की दिखाई देता है। सेंट्रोमियर से जुड़े तुर्क तंतुओं में संकुचन से पुत्री गुणसूत्रों विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। इस पश्च अवस्था अभिगमन कहते हैं। पुत्री गुणसूत्रों का एक पूरा सेट एक ध्रुव की ओर तथा दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। अब है आपका अंत्य अवस्था। पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर आकुंडलित होकर जालिका बनाती है। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुवों पर गुणसूत्रों का समूह बन जाता है। प्रत्येक गुणसूत्री समूह के चारों ओर केंद्रीय अवधारणा परिवर्धित होने के से प्रत्येक जनक कोशिका में दो संतति केंद्रक बन जाते हैं।
तथा प्रत्येक केंद्रक में केंद्रक का भी परिवर्धन हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अलग अलग विधियों से होता है। ठीक है, विदलन विधि से होता है, पहला विदलन विधि से, दूसरा कोशिका पटलिका विधि से होता है। तो इसको उतना ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। समसूत्री विभाजन का महत्व, ठीक है, समसूत्री विभाजन का महत्व के बारे में देखें। कायिका कोशिका अपनी पुत्री कोशिकाओं में स्वयं के समान अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए को पहुंचाती है, जिसमें जीवों की कार्यकीय एवं उपापचय संतुलित रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें, बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो यहाँ तक है आपका। ठीक है, बाकी आपका काम करने अगले हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे पादप एवं जंतु ऊतक।